जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के दौरान आपकी एक प्रमुख चुनौती होती है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन किस प्रकार से तैयार किया जाए, विशेष तौर से जो करंट अफेयर का सेक्शन यूपी विशेष से जुड़ा हुआ है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है यूपी पीसीएस करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की जितनी भी यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में आईआईटी कानपुर की टीम ने प्राचीन बौद्ध स्तूपों की संकेत किस जिले में खोजे हैं? आपको जिले का नाम बताना है। कुछ महत्वपूर्ण संकेत खोजे हैं, जो संकेत जुड़े हुए हैं बौद्ध स्तूपों से, प्राचीन बौद्ध स्तूपों से जुड़े हुए हैं। और किसने खोजे हैं? आईआईटी कानपुर की टीम ने खोजे हैं। विशेष तौर से इस तथ्य को याद रखिएगा क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, तो आईआईटी कानपुर भी आपके ऑप्शन में हो सकता है और प्रश्न को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सारे तथ्य अपने दिमाग में रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है करनाल, पानीपत, यमुनानगर या अंबाला। इन सभी ऑप्शन को देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे स्थल कहीं ना कहीं हरियाणा से संबंधित है। यानी ये जो पूरी खोज हुई है प्राचीन बौद्ध स्तूपों से संबंधित या उनके संकेतों से संबंधित, ये हरियाणा में ही हुई है, जो कि आईआईटी कानपुर की टीम ने खोजी है। इसका सही उत्तर का क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी यमुनानगर में ये संकेत खोजे गए हैं आईआईटी कानपुर की टीम के द्वारा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की टीम ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में मिट्टी के नीचे दबे हुए प्राचीन बौद्ध स्तूपों और संरचनात्मक अवशेषों के संकेत खोजे हैं। यानी कुछ और महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। वो संकेत किससे संबंधित हो सकते हैं? पोटरी से संबंधित भी हो सकते हैं, यानी मृद भांडों से संबंधित हो सकते हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं। इसी तरह के अन्य अवशेष भी हो सकते हैं जो बौद्ध काल से जुड़े हुए हैं या बौद्ध धर्म से किसी न किसी प्रकार से संबंध अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार के संकेत प्राप्त किए गए हैं। और संकेत किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं? ये वस्तुतः खुदाई के माध्यम से ये प्राचीन बौद्ध स्तूपों के संकेत प्राप्त नहीं हुए, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संकेत प्राप्त हुए हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं जीपीआर, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के माध्यम से। ये एक उन्नत प्रकार का सिस्टम है, उन्नत प्रकार की प्रणाली है जो जमीन के भीतर, इसीलिए इसको पेनिट्रेटिंग कहा गया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग, जो जमीन के भीतर कई मीटर तक कई चीजों की पहचान करने में सक्षम है। तो इसी तकनीक का उपयोग करके सतह से लगभग 6 से 7 फीट नीचे गोलाकार संरचनाओं, दीवारों और कक्ष, यानी कुछ कमरे, कुछ दीवारें, कुछ गोलाकार संरचनाएं, इस तरह की संरचनाएं देखी गई हैं। इस तरह की प्राचीन संरचनाओं की संकेत प्राप्त हुए हैं इस तकनीक के माध्यम से। ये लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल की संभाव्यता की ओर संकेत करते हैं। यानी ये बताते हैं कि ये जो प्राचीन अवशेषों के या कुछ संरचनाओं के एक संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये बौद्ध स्थल से संबंधित हो सकते हैं जो लगभग 2000 वर्ष पहले अस्तित्व में थे। इस लाइन का मतलब ये हुआ। हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा ये खोज की गई थी, यानी उसी के द्वारा ये सर्वेक्षण प्रारंभ किए गए थे। और सर्वेक्षण प्रारंभ करने का क्या कारण था कि कभी कभी यहाँ पर पुरानी ईंटों की प्राप्ति होती थी, कभी कभी पुरानी ईंटें यहाँ से प्राप्त होती थी, जो संभावित तौर पर ये इशारा करती थी कि ये स्थल विशेष तौर से किसी न किसी प्राचीन स्थल का संकेत देता है, किसी न किसी संभावित पुरातात्विक महत्व की ओर ये ईंटें संकेत करती थी। और इसलिए हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया, जिस सर्वेक्षण का उद्देश्य था टोपरा कला और आसपास के गांव जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक अवशेषों को उजागर करना। जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक है उसके माध्यम से अर्धवृत्ताकार संरचनाओं का पता चला। अर्धवृत्ताकार संरचनाएं कैसी संरचनाएं होती हैं? इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। और आप जानते हैं कि यह अर्धवृत्ताकार संरचना प्राचीन बौद्ध स्तूपों की संरचना से मेल खाती है। और इसलिए कहा गया है कि ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो रडार तकनीक के माध्यम से जिनके संकेत प्राप्त हुए हैं, ये संभाव्य बौद्ध स्थल हो सकते हैं। संभाव्य बौद्ध स्थल के रूप में इनकी एक प्रकार से पुष्टि की गई है इस तकनीक के माध्यम से, जिससे शोधकर्ताओं ने प्राचीन स्तूप की स्थिति की यहाँ पर परिकल्पना की, यानी एक हाइपोथेसिस दी कि यहाँ पर प्राचीन स्तूप हो सकते हैं। तो यमुनानगर से ये पूरी खबर जुड़ी हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? एक महत्वपूर्ण पोर्टल है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। तो आप इस पोर्टल के बारे में एक चीज जान गए हैं कि कहीं ना कहीं ये मानव संसाधन को ठीक तरीके से मैनेज प्रबंधित करने की कोशिश करता है, और कोशिश किस प्रकार से करता है इसको अभी हम देखेंगे। तो ये पोर्टल किस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके सामने ये प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ही ये प्रोग्राम संबंधित है, तो इसके बारे में सोचना आपके लिए आसान ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमी मित्रों के लिए HRMS पोर्टल लॉन्च किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। जब हम उद्यमी मित्र की बात करते हैं तो उद्यमी मित्र क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में एक योजना शुरू की थी, उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। 2023 की योजना है, और इसके अंतर्गत उसने 110 से अधिक प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग, जो जिनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ऐसे उद्यमी मित्रों को विभिन्न जिलों में और औद्योगिक क्षेत्रों में नियुक्त किया था। ये नियुक्ति क्यों हुई थी? ताकि वो सरकार और निवेशकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में, पुल के रूप में काम कर सके, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ाया जा सके, जिस निवेश के माध्यम से अलग अलग औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो और उत्तर प्रदेश में रोजगार की बेहतर दशाएं उत्पन्न हो। इसी कारण से इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इन नियुक्ति कहां पर? विभिन्न जिलों में और औद्योगिक क्षेत्रों में 110 से अधिक प्रशिक्षित उद्यमी मित्रों की नियुक्ति हुई थी। अब इन्हीं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उद्यमी मित्रों के लिए। क्यों लॉन्च किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है निवेशकों की सुविधा बढ़ाना, प्रशासनिक कार्यों को अधिक डिजिटल और कुशल बनाना, अधिक स्किलफुल बनाना। ये पोर्टल निवेश सारथी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और क्लाउड तकनीक पर आधारित है, यानी आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अपने ही डिवाइस में इसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी जगह जाकर के अपने उस सर्वर पर जाइए किसी पर भी, और ये वहां पर आपको स्टोर हुआ मिलेगा, एक अलग से इसकी फाइल मिलेगी। इसके लिए आपको किसी डिवाइस में इसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पोर्टल का जो संबंध है, ये निवेश सारथी पोर्टल से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और उत्तर प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करता है। इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन कार्यों का ऑटोमेशन किया जाएगा, यानी उनका स्वचालन किया जाएगा। किस प्रकार से स्वचालन किया जाएगा? जैसे उपस्थिति दर्ज करना या अवकाश का प्रबंधन करना। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अवकाश लेना चाहते हैं, तो इस सारी प्रक्रिया को क्या किया जाएगा? ऑटोमेटेड किया जाएगा, डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। वेतन को प्रोसेस भी कर सकता है, सैलरी प्रोसेस कर सकता है। कर्मचारियों और अधिकारियों को मैनुअल काम करने की आवश्यकता इससे नहीं पड़ेगी, और गलती की भी संभावना कम हो जाएगी। जब इस तरह के मैनुअल काम ऑनलाइन हो जाएंगे तो ये न केवल आसान हो जाएंगे, बल्कि जो कर्मचारी हैं उनको अलग कामों में, जो उनका मेन काम है, उस पर भी फोकस करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इससे कार्यों की दक्षता में वृद्धि होगी, और एक प्रकार से क्योंकि ये सारा मामला निवेश से जुड़ा हुआ है, तो जो उद्यमी मित्र हैं वो ठीक प्रकार से सरकार और निवेशकों के बीच एक बेहतर सेतु के रूप में काम कर पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा, जिससे रोजगार बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुआ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई या लखनऊ। क्या होगा सही उत्तर? वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना काफी अधिक है। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में, या वहां पर इसका आयोजन हुआ। और इसका जो समापन हुआ, जब ये संपन्न हुआ, तो संपन्न होने के दौरान औपचारिक रूप से एक घोषणा पत्र, ऑफिशियली एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिस घोषणा पत्र का नाम है काशी घोषणा पत्र। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2047 तक नशा मुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करना। यानी कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि वर्ष 2047 तक, जब भारत ने विकसित भारत का सपना रखा है,
उस तक भारत के समाज को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ बेहतर चीजें जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में 600 से अधिक युवा नेता और 120 आध्यात्मिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, जो ऐसे सोशियो कल्चरल संगठन थे जो कि किसी न किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके साथ साथ 600 से अधिक युवा नेता इसमें शामिल हुए हैं और अलग अलग 120 आध्यात्मिक प्रतिनिधि अलग अलग संगठनों के वो इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण सत्र देखने को मिलते हैं जो अलग अलग विषयों से जुड़े हुए थे, जैसे अलग अलग प्रकार के जो व्यसन है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। विशेष तौर से जब आप कोई भी युवा पीढ़ी में होता है, कोई भी युवा है, जब वो नशे की लत में पड़ता है तो उसके मनोविज्ञान पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उसी का ही मनोविज्ञान प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उसके परिवार के जितने लोग हैं, उनके भी मनोविज्ञान पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो इस लत से लड़ रहा है या जूझ रहा है या जिसको ये लत है उसके मनोविज्ञान पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। इसके अलावा नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला पर भी बात हुई और तस्करी तंत्र को समझने की कोशिश की गई, क्योंकि जब तक ये पूरा जो मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, ये पूरी चेन किस प्रकार से काम करती है, इस पर एक नियंत्रण एस्टेब्लिश नहीं होगा, नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, तो नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ा भी नहीं जाएगा। इसलिए इस आपूर्ति श्रृंखला को जानना, इस पूरे मैकेनिज्म को जानना भी जरूरी है। नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना और उसके लिए प्रभावी जमीनी स्तर पर अभियान चलाने पर भी एक महत्वपूर्ण सत्र हुआ। साथ ही जो लोग इससे बाहर आना चाहते हैं उनको किस प्रकार से उनका पुनर्वास करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है और उसमें आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है वो किस प्रकार से योगदान दे सकती है और सांस्कृतिक संस्थाएं किस प्रकार से इस नशे की आदत को युवाओं में बढ़ने से और नशे की आदत से युवाओं को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं, इन सभी चीजों पर व्यापक चर्चा हुई। तो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं नशे की लत से युवाओं को बाहर लाने और उस तरफ न जाने की ओर एक प्रेरणा देता है। काशी घोषणा पत्र क्या है? काशी घोषणा पत्र नस्ली दवाओं के दुरुपयोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखता है। यानी युवाओं में लगातार जो नशीली दवाओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही पब्लिक हेल्थ इश्यू है। इस रूप में इसको ये प्रकट करता है और साथ ही एक सामाजिक चुनौती के रूप में भी इसको देखने की कोशिश करता है और इन सभी मुद्दों पर एक आम सहमति इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता है कि हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि उसमें नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार न हो, युवा उसकी चपेट में न आए। इसी तरह से घोषणा पत्र में बहु मंत्रालय समन्वय, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके आपसी समन्वय के माध्यम से ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इसलिए घोषणा पत्र में कहा गया है कि बहु मंत्रालय समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रगति पर नजर रखने, उससे मॉनिटर करने के साथ एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति की स्थापना का भी इसने प्रस्ताव रख दिया है काशी घोषणा पत्र ने। घोषणा पत्र में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों की सहायता सेवाओं यानी उनको किस प्रकार से कोऑपरेशन सर्विस प्रदान करनी है उससे जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की भी मांग की गई। एक राष्ट्रीय मंच बनाया जाए जहां पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत हो, नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों की सहायता सेवाओं से इसे राष्ट्रीय मंच को जोड़ा जाए और कोई भी व्यक्ति अगर इससे बाहर आना चाहता है, नशे की आदत से बाहर आना चाहता है, तो किस प्रकार से उसे असिस्टेंस देनी है, किस प्रकार से उसे सहायता देनी है, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होना चाहिए जहां पर ऐसे युवा अपनी पहुंच स्थापित कर सके जो नशे की लत से बाहर आना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिशन अमृत सरोवर के तहत वर्ष 2022 से वर्ष 2025 के बीच सबसे अधिक मिशन अमृत सरोवर के तहत वर्ष 2022 से वर्ष 2025 के बीच सबसे अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण, पुनरुद्धार किस राज्य ने किया है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। हाल ही का आंकड़ा है। आप जानते हैं अमृत सरोवर के तहत जो पानी की पुरानी व्यवस्थाएं होती थी पानी को संग्रहित करने की, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार उसको जोहड़ कहा जाता है,
अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम है। जहां पर पानी इकट्ठा रहता था उससे क्या होता था, जो भूमि जल है वो अपने एक स्तर पर बना रहता था, स्वच्छ जल की एक नियमित तौर से आपूर्ति होती थी और ग्रामीण भारत में पानी के स्तर को, भूमि जल के स्तर को बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। अब उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत हुई थी। तो वर्ष 2022 से वर्ष 2020 के बीच सबसे अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार कहां पर हुआ है, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ये निर्माण हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवर वाला राज्य बनकर के उभरा है। वर्ष 2022 से कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 16,630 सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है, जो कि इसके मूल लक्ष्य से 3 गुना है। और मूल लक्ष्य कितना था, 5,550 था, तो लगभग 3 गुना अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। मिशन अमृत सरोवर की बात करें तो इसे 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार। पुनरुद्धार शब्द क्यों आया है, इसका शब्द का आने का मतलब यह है कि भारत के बहुत से गांवों में आप देखेंगे कि पहले से ही पानी का एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसको जैसे कि उत्तर भारत में कई बार जोहड़ कहा जाता है, जहां पर पानी इकट्ठा रहता है और वो पुरानी प्राचीन काल से ही व्यवस्था चली आई है। तो कई जगहों पर यह व्यवस्था खत्म होती आ रही थी, इसलिए कई जगहों पर इन्हें पुनरुद्धार किया गया है, इनको फिर से चालू किया गया है, इसलिए यहां पुनरुद्धार शब्द आया है। जहां पर जिन गांवों में ये व्यवस्था नहीं थी, हालांकि सभी गांवों में ये व्यवस्था देखने को मिली है, लेकिन जहां पर यह व्यवस्था नहीं थी वहां पर नए अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, ताकि ग्रामीण भारत में जो जल संकट है, विशेष तौर से जो भूमि जल संकट है, उसका समाधान किया जा सके। यह स्थानीय स्तर पर जल की स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अमृत सरोवर निर्माण 2022 से 2025 की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरोवरों का निर्माण हुआ है, 16,630। मध्य प्रदेश में 5,839 का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगभग 2900 यानी टोटल संख्या है 2902, बिहार 2,613, हरियाणा 2,088, झारखंड 2,048 और पंजाब 1,450। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सूचकांक का उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देना, महिला उन्मुख यानी वुमेन ओरिएंटेड सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन क्या है, केवल ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी है केवल महिला सुरक्षा के लिए योजना बनाना। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महिला उन्मुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और उत्तर प्रदेश का ही ये महत्वपूर्ण सूचकांक है। वहां के योजना विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो योजना विभाग और उद्यति फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, जो कि महिला एम्पावरमेंट एक प्रकार से सूचकांक रिपोर्ट से संबंधित है, महिला एम्पावरमेंट सशक्तिकरण सूचकांक से संबंधित है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, योजना विभाग और उद्यति फाउंडेशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। उद्देश्य क्या है, महिला उन्मुख, महिला ओरिएंटेड, जिसमें महिला केंद्र में रहती है, ऐसी योजनाएं, ऐसी सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना। प्रभाव का मूल्यांकन क्यों करना, ताकि वास्तव में पता लग सके कि सरकार जो महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, वे वास्तव में धरातल पर उतरी है या नहीं उतरी, इन सभी का मूल्यांकन करना। राज्य में लिंग समावेशी यानी जेंडर इंक्लूसिव और डाटा आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना भी इस योजना का या इस सूचकांक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लिंग समावेशी का मतलब है कि जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, महिलाएं भी पुरुषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर के विकास योजनाओं का लाभ उठा सके और प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आगे उनका और ज्यादा प्रगति सुनिश्चित हो। इस सूचकांक की संरचना के बारे में बात करें तो सूचकांक राज्य के सभी 75 जिलों, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख मानकों के आधार पर करता है। कौन कौन से,
किस योजना के माध्यम से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, और हुई तो कितनी हुई है, प्रगति कितनी हुई है, रोजगार के अवसर महिलाओं को कितने प्राप्त हुए हैं, इस आधार पर भी मूल्यांकन होता है। शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित योजनाओं में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है, वो जमीन पर कितनी उतरी हैं योजनाएं, आजीविका के अवसर उनको किन किन क्षेत्रों में प्राप्त हो रहे हैं, कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं, सेवा क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं, उद्योगों में प्राप्त हो रहे हैं, वहां पर उनकी भागीदारी कितनी है, सुरक्षा का क्या स्तर है, यानी इसको आप इस तरह से माप सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स की कितनी व्यवस्था है, महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था है, और इसलिए परिवहन अवसंरचना भी मानकों में शामिल किया गया है। इन श्रेणियों में प्रदर्शन मापने के लिए 15 विभागों से प्राप्त 49 संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। तो एक तरह से 49 जो इंडिकेटर्स हैं उनका विश्लेषण हुआ है और वो 15 विभागों से प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन जिले या जिलों की सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली या उपयुक्त सभी। मैप के माध्यम से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है। ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है। तो आप यहां से पूरब से शुरू कर सकते हैं पश्चिम की तरफ। पीलीभीत की सीमा लगती है, बरेली की भी सीमा लगती है, यहां पर आप देख सकते हैं कि रामपुर की भी सीमा लगती है, यहां आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद की सीमा लगती है, यहां बिजनौर की सीमा है, यहां मुजफ्फरनगर की सीमा है और यहां सहारनपुर की सीमा है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, यहां इन जिलों की सीमा लगती है उत्तराखंड से। तो एक प्रकार से 3, 3, 6 और 7 जिलों की सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीलीभीत भी है, सहारनपुर भी है, बरेली भी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आप लगातार देखते रहिएगा। किस राज्य से उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा लगती है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, विशेष तौर से याद रखिएगा। आगे भी हम इस तरह के प्रश्न अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मंगल पांडे का जन्म कब और कहां हुआ था? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1827, नगवा गांव, जिला कौन सा? बलिया। ऑप्शन दूसरा है 15 अगस्त 1830, वाराणसी। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1825, लखनऊ। और चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी 1832, प्रयागराज। क्या होगा इसका सही उत्तर? बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 में हुआ था। हाल ही में 19 जुलाई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की 198वीं जयंती मनाई गई और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। जन्म कब हुआ था? 1827 में हुआ था, 19 जुलाई को हुआ था। कहां पर हुआ था? बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में जन्मे थे। 22 वर्ष की आयु में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे और वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6वीं कंपनी में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति में इनकी विशिष्ट भूमिका रही। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति की ज्वाला, एक प्रकार से चिंगारी की शुरुआत इन्होंने ही की थी और इस प्रकार से इसकी शुरुआत में केंद्रीय भूमिका स्थापित हो जाती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? मंगल पांडे ने एनफील्ड पैटर्न 1853, ऐसी राइफल जो कि 1853 के मॉडल को अभिव्यक्त करती है, राइफल मस्कट का प्रयोग करने से मना कर दिया था। मना क्यों किया था? क्योंकि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस बात के एक प्रकार से इस बात के कारण ही इन्होंने इस राइफल मस्कट का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ये जो चर्बी लगी होती थी, इसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों ने धार्मिक भावनाओं, दोनों ही सिपाहियों की, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो इन सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इसके कारण ही इस प्रकार का निर्णय मंगल पांडे ने लिया। क्योंकि कारतूस, जो ये राइफल थी, राइफल मस्कट, इसका कारतूस लोड करने के लिए उसे पहले कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और क्योंकि इसमें क्या थी खबर, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचाती थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कोलकाता के
पास बैरकपुर में अपनी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर पर गोली चलाकर क्रांति की पहली चिंगारी भड़काई थी, आप जानते हैं। और इसी को आप कह सकते हैं कि एक 1857 की क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में कई बार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और एक तरह से एक आप ये भी कह सकते हैं कि ये पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था भारत का 1857 का। और इसके बाद जब ये 1857 की क्रांति के कई परिणाम ये आए, एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के माध्यम से अपने हाथ में ब्रिटिश शासन ने ही प्रत्यक्ष सत्ता ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक प्रकार से समाप्त हुआ, जिसके तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था एक प्रकार से भारत का शासन चलाने में, गवर्नर जनरल, उसके स्थान पर वॉइसरॉय की नियुक्ति की गई। और नई व्यवस्था के तहत पहले वॉइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। मंगल पांडे को बाद में गिरफ्तार भी किया गया इस घटना के बाद, जो ये घटना हुई थी, जो उन्होंने 29 मार्च 1857 को कोलकाता के पास बैरकपुर में अपनी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर पर गोली चला करके जो ये क्रांति की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाल बागान में उनको फांसी दे दी गई। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को किस वर्ष बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 2010, 2012, 2014 या 2016। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।